मुझे तो आप जानते ही होंगे, रोज रोज क्या बताना। तो आज बात करेंगे एक प्रचलित लोकोक्ति की। तो ये आपको पता ही होगा कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। हमारे दैनिक अनुभवों, पौराणिक ऐतिहासिक मान्यताओं, कथाओं के आधार पर या व्यक्ति विशेष, प्राकृतिक नियम और लोक विश्वास आदि पर आधारित वाक्यों को, जो प्रचलित चीज़ें होती है उनको लोकोक्ति यानी कि कथनों को कहा जाता है। कही गई बातों को हम लोकोक्ति कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम और आप अपनी किसी बात को साबित करने के लिए करते हैं, विरोध या सीख के लिए करते हैं, या फिर भविष्य के किसी कथन के लिए करते हैं। तो ऐसी ही एक लोकोक्ति है, करे कोई भरे कोई, जिसका इस्तेमाल आज मैं एक ऐसे वाक्य के साथ करूंगी जो सीख भी देगा, मन को खींच से भी भरेगा और भविष्य में आप कम से कम ऐसा ना करें, इसके लिए आपको शायद प्रेरित भी करेगा। वैसे मेरे हर शब्द में आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इस वीडियो को देखे वो इसे देखने के बाद कम से कम गलती ना करें, जो लोग करते हैं या कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर वीडियोस को अपना सपोर्ट देंगे तो देश रोज़ाना की टीम आपकी ज़्यादा आभारी होगी, क्योंकि काम की सराहना और बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं आपकी जो शेयर हैं, लाइक हैं, वही सब चीज़ें। तो चलिए आज बात करें करे कोई भरे कोई वाली लोकोक्ति की। ऐसा अधिकतर किसी घटना में देखा और कहा जाता है या सहा जाता है। कौन सहता है, कौन इस लोकोक्ति में छिपे वास्तविक दर्द को यथार्थ में जीता है। एक ऐसा परिवार जिसने किसी की गंदी नज़र, किसी की हैवानियत के चलते अपनी बेटी, अपने परिवार की बच्ची की आबरू के मैला होने का दर्द सहा। अजीब सोच है ना हमारे समाज की। जो सहता है उसे ही सवालों भरी नज़रों से देखा जाता है, जिसने झेला है उसे ही हीनता महसूस कराने के लिए लोग आमादा रहते हैं। कभी सोचा है पहले से घायल ऐसे परिवार को आपकी घृणित निगाहें, आपके बेसिर पैर वाले सवाल, उस एक भयावह हादसे से अलग हर दिन कितनी चुनौतियां भरा जीवन ऐसे परिवारों को देते होंगे। अगर इस तरफ आपका कभी ध्यान नहीं गया तो आज नज़दीक से उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी टीस एक रेप विक्टिम का परिवार अपनी सदस्यता के जख्मों के बाद उम्र भर झेलता है। इस वास्तविकता को आप तक पहुंचाने का माध्यम हूं मैं, और मेरा सोर्स है दैनिक भास्कर, जिसके इस विषय पर लिखे भावों को अपने शब्दों के साथ मैं आप तक पहुंचाकर महज ये कोशिश करना चाहती हूँ कि जो समाज किसी आदत से है या आदत में है उसे बदलना होगा। हम 21वीं सदी का भारत है। आधुनिकता सिर्फ दिखानी नहीं है, आधुनिकता के मन मस्तिष्क के साथ ढलना होगा। जो संवेदना एवं भावनाओं को किसी खूंटी पर टांग कर संभव नहीं। इंसानियत, मानवता जैसे शब्दों से सदा दोस्ती रखनी जरूरी है। यदि हम सच में इंसानियत निभाने का मन रखते हैं, बेशक आपको मेरी बातें ज्ञान लगेंगी, अजीब गरीब बातें लगेंगी, लेकिन सुन लेंगे तो शायद जो अड़चन है मन में वो किसी कोने तक पहुंच जाए, और जो आपसे कबूल करा सके कि हाँ यार गलत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। दास्तान है हाथरस की उस बेटी के परिवार की जिसकी आबरू को तार तार हुए उस हादसे को गुजरे करीब 24 महीने का लंबा वक्त गुजर रहा है। नंबर बड़ा तो बात में वजन इसलिए लगता है, इसलिए मैंने 2 साल न कहकर 24 महीने कहा। खैर, ये खबर, ये केस, ये वाक़या खूब सुर्खियों में रहा था। वो हाथरस जो हींग के लिए हिंदुस्तान भर में मशहूर है, जाना जाता है, हर हिस्से में उसकी हींग खाई जाती है, उसी हाथरस की एक बेटी से हुए दुराचार के बाद सबकी निगाहों में, सबके जहन में इस हाथरस ने एक अलग ढंग, एक अलग नाम अपना दर्ज किया है। हाथरस का बूलीगढ़ी, जहां एक दलित समुदाय की एक बेटी को 14 सितंबर 2020 को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। परिवार कहता है कि गांव के 4 सवर्ण युवकों ने ही उसकी आबरू के चिथड़े किए, जिसके बाद मां को अपनी लाडली खून से लथपथ हालत में घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में मिली। हैवानियत से नोची गई इस बच्ची को बड़ा भाई मोटरसाइकिल पर चंदपा थाने लेकर पहुंचा, जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिर बिगड़ती हालत को देखकर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां होश में आने पर उसका बयान दर्ज हुआ और गैंगरेप पर मुकदमा। 28 सितंबर 2020 को हाथरस की ये बेटी इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाई गई। वहाँ के लिए इसे रेफर किया गया, जहाँ अगले ही दिन यानी 15 दिन बाद उसने ज़िंदगी का साथ छोड़ दिया।
प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी कुछ यूं निभाई कि इलाज के दौरान दम तोड़ने वाली उस बेटी को बिना परिवार को खबर किए, बिना चेहरा दिखाए, आनंद फानन में 30 सितंबर 2020 की रात को घुप अंधेरे में ऐसा अंतिम संस्कार दिया जो कहते भी दुख लगता है। बिना परिवार को बताए, बगैर उसकी मौजूदगी के। सवाल और भी बहुत हैं, पर जवाब कौन दे? हंगामा हुआ तो मामले की जांच पहले यूपी पुलिस, फिर एसआईटी और फिर सीबीआई को सौंपी गई। पहले गैंगरेप, फिर मौत और फिर देह का ऐसा संस्कार जिसे परिवार ही नहीं देख सका। बेशक ऐसा वाकया था कि कई एनजीओ, सियासतदान इस गुजर चुकी बेटी की चौखट पर सांत्वना और न्याय के आश्वासन के लिए पहुंचे, लेकिन बेटी बहन का रिश्ता खो चुका ये परिवार आज आश्वासनों के, सच्चे तो छोड़िए झूठ मूठ के बोलों से भी दूर है। हिफाजत के लिए 2 बरस से होम अरेस्ट है। ऐसे मानो इनका भी कोविड काल अभी तक चल रहा है। न कोई आता है, न बतियाता है, न सुख दुख की सुनता है या सांत्वना को कंधा थपथपाता है। हाँ, हिफाजत में सीआरपीएफ की हथियारबंद जवानों का एक जत्था यहाँ 24/7। और भी कई वजह हैं कि इस परिवार का जीवन आज भी सितंबर 2020 में ही जी रहा है, क्योंकि दुनिया भले 22 में पहुंच गई हो, बेटी के साथ हुए हादसे के बाद इनका वक्त ऐसा ठहरा है कि गुजर चुकी बेटी की बेजुबान अस्थियां तक विसर्जन के लिए राह तक रही हैं। किसी की हैवानियत का शिकार हो चुकी उस अभागी बेटी का भाई आज भी बेरोजगार है। कोरोना के दौर में नौकरी छूटी थी, लेकिन आज तक नहीं मिली। वजह ये नहीं कि नौकरी नहीं है, वजह ये है कि इनकी बहन का गैंगरेप हुआ था। बहन भी गई, जान पर भी दुश्मनों की गिद्ध जैसी नज़र का डर है, और नौकरी इसलिए नहीं कि रेप विक्टिम से इनका भाई का रिश्ता था। आज कुछ ना भी कहें तो भी इनके कुछ किए कहे बिना ही इनकी एक पहचान इनके साथ हमेशा चलती है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद मर चुकी एक लड़की के ये भाई हैं। इसलिए ना तो कोई तीज त्योहार, पकवान, मिठाई, बधाई देने इनकी तरफ आता है, ना ही इनके पैर पड़ते हैं कि लोगों के बीच बैठकर बतिया पाएं, किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएं। कोई ज़रूरी काम हो या केस की तारीख के लिए दहलीज पार करनी हो तो ही बाहर जाते हैं, वरना सब सितंबर 2020 में सिमटा पड़ा है। बहन को खो चुके शख्स की 2 बेटी हैं, एक 7 बरस की और दूसरी बहन के साथ हुए हादसे के कुछ हफ्ते पहले ही पैदा हुई थी। छावनी में बदल चुके घर में 7 बरस की लड़की को कैद न लगे, इसलिए बच्ची को उसके ननिहाल भेज दिया गया है, ताकि इस माहौल और असर से अलग वो अपना जीवन जी सके। और छोटी बेटी जिसने आज तक घर के आंगन से अलग बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, माँ के इर्द गिर्द डोलती फिरती रहती है। इसी घर में वो माँ भी रहती है जिसने अपने जिगर के टुकड़े की आबरू के टुकड़े टुकड़े हुए लहूलुहान शरीर को हाथों में उठाया था। इस माँ के लिए मानो 14 सितंबर वहीं रुक गया है, और शायद तब तक रुका रहे जब तक आबरू और जिंदगी गंवा चुकी बेटी को न्याय न मिल जाए। आंखों से आंसुओं का सैलाब गिरता है कि पत्थर दिल भी फपक पड़े, लेकिन लोग ऐसे मुंह मोड़े हैं कि इनके आंसुओं को पोंछने कोई नहीं आता। घूंघट के पीछे छिपे इस चेहरे पर आंसुओं की शायद अनगिनत लकीरें हैं, जिनका हर निशान न्याय की राह तक रहा है। एक तरफ ये परिवार, इसके लोगों की सिसकियों भरी आवाज़ संग निकलती है, बताती है वो दास्तान जिसका हर शब्द मानो सवाल करता है, हमारा क्या कसूर था। और मन भी शायद उसी लोकोक्ति को दोहराता है कि करे कोई भरे कोई। हालांकि रेप के आरोपी तथाकथित ऊंची जाति के चारों अभियुक्त अभी जेल में हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो उन्हें न तो गलत मानते हैं न आरोपी। इसके ठीक विपरीत यहाँ एक फुसफुसाहट वाली बयार भी है जो कहती है कि लड़की ही गलत थी, जिसका रेप के आरोप में जेल में बंद चारों में से एक के साथ अफेयर था। घर वालों को इसकी खबर हो गई, इसलिए लड़की को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बात में कितनी सच्चाई है, कयास है, अंदाज़ा है, अनुमान है या हकीकत, आप खुद समझिए। लेकिन 14 सितंबर 2022 के रोज़ इस गांव में एक दलित बेटी के साथ जो कुछ घटा, उसने देश की मीडिया से अलग विदेशी मीडिया की निगाहें भी हाथरस के इस गांव पर गड़ा दी, और एक गंभीर ज्वलंत बहस इस विषय पर छिड़ी कि भारत में दलितों की स्थिति क्या है। परिवार की आप बीती सुनेंगे तो जान पड़ेगा कि दलित शब्द की पहचान के साथ रह रहा परिवार 2 बरस पहले बेटी के साथ हुई घटना से ज़्यादा आज तिरस्कृत महसूस करता है।
सो कॉल्ड ऊंची जाति वालों की चितवन इतनी गुरूरी होती है कि भूल भी जाओ तो एहसास दिलाती है कि हम दलित हैं। उस पर बेटी के साथ हुई वो घटना जिसका ठीकरा भी लोग चलते फिरते इन्हीं के सिर पर मरते निकलते हैं। घटना को 2 साल बीत गए हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा में 100 से ज़्यादा जवानों की सीआरपीएफ की एक टुकड़ी आज भी यहाँ तैनात है। परिवार से जो भी मिलने आता है सुरक्षा जांच के बाद ही वो अंदर दाखिल हो पाता है, और जब तक परिवार के किसी सदस्य के साथ रहता है जवान इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का है, तो परिवार को हिदायत है कि बिना सुरक्षा के घर से बाहर आना जाना बिल्कुल नहीं है। परिवार भी मानता है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इस लंबी सुरक्षा के चलते परिवार अपने ही घर में 2 साल से कैद है, और ये कैद शायद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनकी बेटी के साथ अत्याचार के खिलाफ इन्हें न्याय न मिल जाए। तो ये कहानी जो हाथरस गैंगरेप पीड़िता के बारे में मैंने आपको बताई, उनके परिवार के बारे में मैंने आपको सुनाई, ये क्यों सुनाई वो आपको इसके आगे का वीडियो देखकर पता चलेगी, क्योंकि शायद जो वीडियो अब इसके आगे आप देखेंगे उसके बाद आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि हाथरस गैंगरेप था क्या। तो अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्यों आपके लिए जानना ज़रूरी था कि हाथरस गैंगरेप क्या था और अभी तक उसमें क्या हुआ, वो परिवार जिसने उस दंश को उस वक्त झेला वो आज कैसी ज़िंदगी जी रहा है। तमाम बातें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप अगली कड़ी में ये समझ सकें कि वो गैंगरेप क्या था जिसको लेकर सिद्दीकी कप्पन नाम के एक पत्रकार को अभी तक जेल में रहना पड़ा। अभी भी वो जेल में हैं और अभी तक उनकी रिहाई या कहें जमानत नहीं हो पाई है। पूरी स्टोरी अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया हाथरस गैंगरेप, जिसकी अगली कड़ी में अगर आप कुछ सवाल लगें तो ये वीडियो अगर उसे पहले देखें तो इसे आकर देख लीजिएगा, अगर इसे देखा हो तो अगली कड़ी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली कड़ी में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।